पंखे की तरह दिखने वाला डिवाइस, इसे हम बुलाते हैं टरबाइन। अब अगर इसे हम रोटेट करें तो इसी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब इसे रोटेट करने के कई तरीके हैं। या तो मैं पानी को गर्म करके इस पर स्टीम को मारूं बहुत ही हाई वेलोसिटी से, या फिर मैं गिरते हुए पानी का इस्तेमाल करूं इसे गोल घुमाने के लिए, या फिर तुम इसे विंड मिल में फिट कर दो ताकि हवा के कारण ये गोल गोल रोटेट करने लगे और फिर इससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए। तो फिर तुम किसी भी तरीके का इस्तेमाल करो, तुम्हें इस मशीन को रोटेट करना पड़ेगा और इसी से तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। अब तुम ये सोच रहे होगे कि राम, इसे रोटेट करने से इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिलती है? तो देखो, टेक्नोलॉजी ये बेस्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, जिसका आविष्कार किया था माइकल फैराडे ने कुछ 200 साल पहले। उन्होंने हमें यह कहा था कि अगर तुम एक कंडक्टिंग वायर लो और उसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऊपर नीचे मूव करो तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होने वाली है। अब अगर मैं इसी वायर को रिप्लेस कर दूं एक कॉइल से और इस कॉइल को अटैच कर दूं एक टरबाइन से, और इस टरबाइन को अगर मैं रोटेट करूं तो फिर ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऊपर नीचे मूव करने वाला है और इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाने वाली है। और इसी की मदद से हम अपने घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस पूरी डिवाइस को हम बुलाते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये स्पिनिंग मोशन को या फिर मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब इसी के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं कि ऐसा कैसे हो पाता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करे तो इसमें करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होती है। तो मान लो कि हमारी टरबाइन ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, तो हमारा कॉइल भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ ऐसे रोटेट करेगा। अब इस केस में यार इंड्यूस करंट ये किस डायरेक्शन में होने वाली है? अब ये पता लगाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड जनरेटर रूल का, जो कि कहता है कि राइट हैंड को कुछ ऐसे खोलो कि ये तीनों उंगलियां ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो थंब बता देगी कि वायर किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, वायर पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, और फोर फिंगर ये बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और मिडिल फिंगर ये बता देगी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। तो फिर इस पिंक वायर में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए मैं यही करने वाला हूं। अपने राइट हैंड को मैं कुछ ऐसे अलाइन करूंगा इसके कि इसकी थंब पॉइंट करे इस पिंक वायर के मोशन के डायरेक्शन में, और फिर फोर फिंगर ये पॉइंट करे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो फिर जिस डायरेक्शन में मेरी मिडिल फिंगर पॉइंट करेगी ना, वही हो जाएगी हमारी इंड्यूस करंट इन पिंक वायर की डायरेक्शन। तो यही करते हैं। वैसे इसके पहले कि मैं इसे करके दिखाऊं, क्यों नहीं तुम वीडियो को पॉज करो और इसे खुद से ट्राई कर लो एक बार। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया तो आओ देखते हैं। देखो, ये पिंक वायर ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो यानी कि मैं अपने राइट हैंड को कुछ ऐसे अलाइन करूंगा कि इसका थंब ये ऊपर की तरफ पॉइंट करे, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये राइट डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। देखो, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ पॉइंट करती है, तो यानी कि मेरा फोर फिंगर ये राइट डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहिए। तो यानी कि मेरी हैंड ये कुछ ऐसी ही दिखने वाली है। देखो, थंब ऊपर की तरफ है, फोर फिंगर राइट डायरेक्शन में है, तो यानी कि मेरी मिडिल फिंगर ये अंदर की तरफ पॉइंट कर रही है, स्क्रीन के अंदर की तरफ। यानी कि इस पिंक वायर में इंड्यूस करंट ये अंदर की तरफ आने वाला है। हाँ, अब आओ सेम चीज करते हैं ब्लू वायर के लिए भी। देखो, ब्लू वायर ये नीचे की तरफ मोशन कर रही है, यानी कि मेरा थंब इस बार नीचे की तरफ पॉइंट करेगा, और फिर मैग्नेटिक फील्ड ये तो अभी भी राइट डायरेक्शन में है, यानी कि फोर फिंगर ये अभी भी राइट डायरेक्शन में होने वाली है। अब अगर इस बार मैं करूं तो राइट हैंड कुछ ऐसे अलाइन होने वाला है, और इस बार तुम्हें दिख रहा होगा कि मिडिल फिंगर ये स्क्रीन के बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी कि इस ब्लू वायर में करंट ये बाहर की तरफ आने वाली है, ये इंड्यूस आउटवर्ड होने वाली है। तो देखो, हमने यहां पे ये देखा कि जब वायर मैग्नेटिक फील्ड में ये ऊपर की तरफ आए तो यानी कि करंट इंड्यूस होती है इनवर्ड डायरेक्शन में, और जब वायर इस मैग्नेटिक फील्ड में नीचे की तरफ जाए तो फिर इसमें इंड्यूस करंट होती है आउटवर्ड डायरेक्शन में। इस चीज को याद रखना, इसका इस्तेमाल हम आगे करने वाले हैं। अब आओ मैं हाथों को हटा देता हूं और करंट की डायरेक्शन को दिखाने के लिए एरोज का इस्तेमाल करता हूं। अब देखो, इनकी मदद से मैं ये बता सकता हूं कि बाकी वायर्स में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं। पिंक वाली से करंट अंदर जाएगी और ब्लू से बाहर आएगी, तो यानी कि करंट ऐसे जाके ऐसे राइट डायरेक्शन में जाने वाली है इस वायर में, और फिर ये बाहर, और फिर इसमें ये ऐसे, और फिर ये ऐसे बाहर आ जाएगी। अब देखो, इन दोनों वायर्स को कनेक्ट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे बाहर में एक एक्सटर्नल सर्किट होगा, जिसे मैंने दिखा नहीं रखा है अभी, उसे हम बाद में दिखाएंगे। तो करंट यहाँ से फ्लो करके फिर ऐसे इसमें इंटर करने वाली है, और फिर ये पिंक वाली में अंदर, तो ऐसे सर्किट कंप्लीट हो जाने वाला है। तो इसे दिखाने के लिए मैं सारे एरोस को बना देता हूं। हाँ, अब देखो, हमारी कॉइल ये स्टेशनरी तो है नहीं, ये तो रोटेट कर रही थी ना, तो ये कॉइल रोटेट करते जाएगी और करंट बिल्कुल ही ऐसे फ्लो करता रहेगा। क्योंकि देखो, ये पिंक वाली वायर ये अभी भी ऊपर जा रही है और ब्लू वाली वायर नीचे आ रही है, लेकिन जैसे ही ये कॉइल वर्टिकल पोजीशन में आया, वैसे ही देखो अब पिंक वाली वायर ये नीचे आने वाली है और ब्लू वाली ऊपर जाने वाली है। देखो, फिर से इसे देखते हैं, ये वर्टिकल हुआ और ये, हाँ, अब पिंक वाली वायर नीचे जाएगी, और हमने ये देख रखा है कि जो भी वायर नीचे जाती है उसमें करंट
बाहर की तरफ इंड्यूस होता है और जो वायर ऊपर जा रही है उसमें करंट अंदर की तरफ इंड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब ये कि यहां पे करंट की डायरेक्शन स्विच हो जाने वाली है कुछ ऐसे, और फिर ये कॉइल ऐसे ही रोटेट करता रहेगा जब तक कि फिर से ये वर्टिकल पोजीशन में ना आ जाए। और अब देखो, अब पिंक वाली वायर ये फिर से ऊपर की तरफ आने वाली है, और जब वायर ऊपर की तरफ आए तो इसमें करंट अंदर की तरफ इंड्यूस होता है, और ब्लू वाली वायर ये अब नीचे की तरफ आने वाली है, और जब वायर नीचे की तरफ आए तो उसमें करंट ये बाहर की तरफ इंड्यूस होता है, यानी कि फिर से एक बार करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाने वाली है कुछ ऐसे। तो यानी कि हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जैसे ही कॉइल ये वर्टिकल पोजीशन में आती है वैसे ही इसमें करंट की डायरेक्शन ये चेंज हो जाने वाली है। ये इंपॉर्टेंट चीज हो गया। तो अगर मैं तुम्हें इस पूरे मोशन का एनिमेशन दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। देखो, जब भी हमारी कॉइल ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आएगी तो फिर करंट की डायरेक्शन ये चेंज हो जाने वाली है। हाँ, वैसे मैं इस एनिमेशन में कॉइल को रोक दे रहा हूं जब भी ये परपेंडिकुलर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड के, ताकि तुम इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को चेंज होता हुआ देख सको। वैसे असलियत में ये मोशन बिल्कुल ही कंटिन्यूअस होने वाला है और ये कॉइल कभी रुकने वाली नहीं है। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि राम, मैं इन दोनों वायर्स को एक्सटर्नली कैसे कनेक्ट करूं ताकि ये लूप क्लोज हो जाए और उसमें करंट कंटिन्यूअसली फ्लो करे। तो इसके लिए हम एक नए अरेंजमेंट का इस्तेमाल करने वाले हैं। देखो, अगर मैं एक एक्सटर्नल सर्किट लूं और उसे डायरेक्टली कनेक्ट कर दूं इन वायर से कुछ ऐसे, तो जब ये कॉइल ये रोटेट करना चालू करेगी तो ये वायर्स ये आपस में उलझने लगेंगे कुछ ऐसे, और ये जो कनेक्शन है ना ये ब्रेक हो जाने वाला है। तो इसी से बचने के लिए हम एक नए अरेंजमेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसमें होते हैं कुछ स्लिप रिंग्स और ब्रशेस। ये कुछ ऐसा दिखता है। ये मेटालिक रिंग्स, इन्हें हम बुला रहे हैं स्लिप रिंग्स। ये पिंक वाली रिंग और ये ब्लू वाली रिंग, और तुम्हें डायग्राम में क्लियरली दिख नहीं रहा होगा लेकिन ये दोनों रिंग्स ये इंडिविजुअली एक एक वायर से कनेक्टेड हैं। ये पिंक वाली रिंग ये इस लेफ्ट वायर से कनेक्टेड है और ये ब्लू वाली रिंग ये इस राइट वायर से कनेक्टेड है। और कनेक्टेड से मेरा मतलब ये है कि जब ये कॉइल रोटेट करता है ना तो ये रिंग्स इसके साथ साथ रोटेट करती हैं। अब ये स्लिप रिंग्स ये कनेक्टेड होती हैं कार्बन ब्रशेस से, ये ब्रश और ये ब्रश। वैसे कनेक्टेड नहीं होती हैं बल्कि केवल टच कर रही होती हैं। मेरा मतलब है कि जब ये स्लिप रिंग्स रोटेट करेंगी ना तो ये ब्रशेस इसके साथ रोटेट नहीं करेंगी बल्कि ये केवल इसके ऊपर स्लिप करने वाली हैं, और इसलिए तो हम इन रिंग्स को स्लिप रिंग्स बुलाते हैं। अब अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा हो तो मैंने यहाँ पे एक पिक्चर बना रखा है तुम्हें समझाने के लिए। देखो, यहाँ पे एक ब्रश है जो कि एक रिंग को टच कर रही है। अब अगर ये रिंग रोटेट करेगी ना तो ये ब्रश इसके साथ साथ रोटेट नहीं करने वाली है बल्कि ये केवल उसके ऊपर स्लिप करती रहेगी। तो यहां पे हमारा सर्किट तो कंप्लीट हो चुका है। देखो, यहां पे ब्लू वाले वायर से करंट आएगी और फिर ये जाने वाली है इस ब्लू वाले स्लिप रिंग में। देखो, ये वायर केवल एक स्लिप रिंग से कनेक्टेड है। फिर यहां से करंट ये ट्रांसफर हो जाने वाली है बाहर के सर्किट में बिकॉज ऑफ दिस कार्बन ब्रश, और उसके बाद फिर करंट यहां से यहां जाएगी इस कार्बन ब्रश में, और फिर ये करंट को ट्रांसफर कर देने वाला है इस पिंक वाले स्लिप रिंग में। और ये पिंक वाला स्लिप रिंग ये केवल कनेक्टेड है इस वायर से, तो इसलिए करंट केवल इसमें जाने वाली है। तो ऐसे हमारा हो गया सर्किट कंप्लीट। अब हमारा कॉइल अगर रोटेट करने लग जाए तो ये जो स्लिप रिंग्स है इसके साथ अटैच्ड ये भी इसके साथ साथ रोटेट करने लगेंगे। लेकिन ये कार्बन ब्रशेस ये तो केवल इसे टच कर रहे हैं यार, तो ये केवल इसके ऊपर स्लिप करेंगे ना कि रोटेट। अब देखो, ये स्लिप रिंग्स और कार्बन ब्रशेस ये दोनों मिलके बाहर वाले वायर्स को उलझने से बचाती हैं, और ये अंदर के कॉइल और बाहर के सर्किट के बीच में इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट को मेंटेन रखती हैं, दोनों के बीच में सर्किट को कंप्लीट रखती हैं। अब देखो, जैसे ही हमारा कॉइल ये वर्टिकल पोजीशन में आएगा वैसे ही इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इसकी डायरेक्शन ये रिवर्स हो जाएगी कुछ ऐसे। तो अब करंट पिंक वाले वायर से होके पिंक वाले स्लिप रिंग के थ्रू, इस कार्बन ब्रश के थ्रू, इस बल्ब के थ्रू जाके फिर ये ब्लू वाले स्लिप रिंग में जाएगी, और फिर ये उल्टा ऐसे कॉइल के अंदर इंटर कर जाने वाली है। तो यानी कि कॉइल के हर आधे चक्कर पे इस सर्किट में बहने वाला करंट ये अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा। तो मान लो कि जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी तो हमारा बल्ब ये ब्लू लाइट से ग्लो कर रहा था। अब ठीक आधे चक्कर के बाद ये हमारी रिवर्स हो गई करंट, तो यानी कि करंट अब उल्टे डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। अब मान लो कि बल्ब ये येलो कलर की लाइट से ग्लो कर रहा है। अब अगर तुम पूरे एनिमेशन को देखो तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। अब इस मशीन को हम बुलाते हैं जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करता है। और इस करंट की खास बात यह है ना कि ये करंट हमेशा कंटिन्यूअसली अपना डायरेक्शन चेंज करती रहती है, और इसे हम बुलाते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट या फिर एसी। अब देखो, इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब भी तुम्हें करंट को लंबी दूरी तक ट्रांसमिट करना हो, जैसे कि पावर हाउस से तुम्हारे घर तक, तो फिर एसी को ट्रांसमिट करने में ज्यादा फायदा है कंपेयर टू यूनि डायरेक्शनल करंट या फिर डीसी। इसलिए हमारे घरों में एसी करंट ही आता है। और हाँ, क्योंकि ये जनरेटर हमें एसी करंट दे रहा है इसलिए इसे हम बुलाते हैं एसी जनरेटर। अब मान लो कि तुम्हें डीसी जनरेटर बनाना हो जो कि तुम्हें एक डायरेक्ट करंट दे,
मतलब कि इस सर्किट में जो करंट है ना, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करें, बिल्कुल सेम ही रहे। मान लो कि कुछ ऐसे इसी डायरेक्शन में करंट जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा? तो सबसे पहले आओ इन स्लिप रिंग्स को हटा देते हैं। तो अगर मुझे इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को हमेशा मेंटेन करके रखना है, तो उसके लिए हर आधे साइकिल पे मुझे कार्बन ब्रश और इस वायर के बीच के कनेक्शन को चेंज करते रहना पड़ेगा। आप देखते हैं कि क्यों। तो देखो, इस पर्टिकुलर सेटअप में अगर मुझे चाहिए कि ये करंट की डायरेक्शन ये सेम रहे, तो मैं इस कार्बन ब्रश को इस पर्टिकुलर वायर से कनेक्ट कर दूंगा, ये पिंक वाली साइड की वायर से। तो देखो, करंट ऐसे जाएगा, ये पिंक वाले के थ्रू, फिर ब्लू वाले से होके, फिर ये बाहर निकल के आ जाएगा और ये सर्किट कंप्लीट हो गया। लेकिन देखो, ये कॉइल तो रोटेट कर रही है ना, तो थोड़ी देर बाद ये कॉइल वर्टिकल पोजीशन पे आ जाने वाली है, और जैसे ही ऐसा होगा तो ये करंट की डायरेक्शन ये चेंज कर जाएगी। अब अगर सर्किट में मुझे करंट को ऐसे ही मेंटेन करना है, तो इस बार मुझे इस कार्बन ब्रश को कनेक्ट करना पड़ेगा इस वायर से, ये ब्लू वाली साइड की वायर से। तभी तो करंट ऐसे जाएगी और ये ब्लू वाले के थ्रू फिर पिंक वाले से निकल के फिर ऐसे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो, फिर से आधे साइकिल के बाद ये वायर वर्टिकल हो जाने वाली है, ये कॉइल वर्टिकल हो जाएगी और फिर करंट फिर से चेंज कर जाएगा अपना डायरेक्शन। अब इस बार अगर मुझे सर्किट में करंट को सेम मेंटेन करना है, तो इस बार इस कार्बन ब्रश को मुझे इस वायर से कनेक्ट करना पड़ेगा, पिंक वाली साइड के वायर से। तभी तो देखो, करंट ऐसे जाएगी, फिर ये ऐसे जाके फिर ऐसे निकल के सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि कैसे मुझे हर आधे साइकिल के बाद कार्बन ब्रश और वायर के बीच के कॉन्टैक्ट को चेंज करना पड़ रहा है, मुझे कार्बन ब्रश को अलग दूसरे वायर से कनेक्ट करना पड़ रहा है। तो अब हमें ये सोचना है कि ऐसा क्या करें जिससे कि ये कनेक्शन में चेंज ये ऑटोमेटिकली आए और ये हमेशा कंटिन्यूसली आता रहे। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा एक नए टाइप का रिंग, स्प्लिट रिंग्स। स्लिप रिंग्स नहीं, स्प्लिट रिंग्स। मतलब कि अगर तुम्हें एक रिंग को लो और उसे बीच से आधे आधे हिस्से में बांट दो, तो तुम्हें मिल जाएगा स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स बनी होती है दो आधे रिंग से, जिनके बीच में थोड़ा सा गैप हो। अब आओ देखते हैं कि इसकी मदद से कैसे हम हर आधे साइकिल पे कॉन्टैक्ट को चेंज कर सकते हैं। तो अभी स्टार्टिंग में हमारा कार्बन ब्रश ये पिंक साइड के कॉन्टैक्ट में है, ये देखो। और स्टार्टिंग में हमें बिल्कुल यही चाहिए था, ताकि करंट की डायरेक्शन ऐसे ही मेंटेन रहे। लेकिन देखो, थोड़ी देर बाद हमारा कॉइल ये रोटेट करके वर्टिकल हो जाएगा और फिर करंट की डायरेक्शन ये चेंज हो जाने वाली है। लेकिन यहां देखो, हमारा ब्रश ये ब्लू साइड के कॉन्टैक्ट में आ गया है, और ये बिल्कुल ही अच्छी चीज है, क्योंकि अभी भी हमारा करंट का डायरेक्शन ये बिल्कुल ही मेंटेन रहने वाला है। अब देखो, तुरंत थोड़ी देर बाद ये जो कॉइल ये फिर से रोटेट करके वर्टिकल पोजीशन में आ जाने वाला है और फिर करंट की डायरेक्शन चेंज कर जाएगी। लेकिन यहां देखो, हमारा ब्रश ये पिंक वाले साइड के कॉन्टैक्ट में आ गया है और हमारी करंट की डायरेक्शन ये अभी भी चेंज नहीं हुई है एक्सटर्नल सर्किट में। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि कैसे इन स्प्लिट रिंग्स का इस्तेमाल करके हम ऑटोमेटिकली ब्रश और वायर के बीच के कॉन्टैक्ट को चेंज कर पा रहे हैं। तो यहां पे हमने बना लिया है अपना डीसी जनरेटर। ये हमें डायरेक्ट करंट देता है। देखो, बाहर के सर्किट में करंट की डायरेक्शन ये हमेशा मेंटेन रह रही है। अब देखो, एक छोटी सी चीज, कम्यूटेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि किसी भी सर्किट में करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दे। देखो, यहां इस केस में कॉइल में करंट की डायरेक्शन ये हमेशा चेंज हो रही है, लेकिन बाहर वाले सर्किट में करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में मेंटेन है, और ऐसा हो पा रहा है स्प्लिट रिंग्स के कारण। तो स्प्लिट रिंग्स यहाँ पे कम्यूटेटर का काम कर रही हैं। अब आओ वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। यहां हमने देखा कि अगर मैं एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करवाऊं, तो फिर उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण करंट जनरेट होने वाला है, और इस करंट की डायरेक्शन ये डिपेंड करेगी कि वायर ये मैग्नेटिक फील्ड में ऊपर जा रहा है या फिर नीचे। अब इसी कारण हर हाफ साइकिल के बाद करंट की डायरेक्शन ये रिवर्स कर जाती है। तो यानी कि ये हमारा हो गया एसी जनरेटर। ये हमें देता है ऑल्टरनेटिंग करंट, या फिर एक करंट जो कि हमेशा अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहे। अब यहीं पे तुम अगर स्प्लिट रिंग्स का इस्तेमाल करो, तो फिर ये एक कम्यूटेटर की तरह एक्ट करने वाली हैं, और ये कार्बन ब्रश के कॉन्टैक्ट को हर आधे साइकिल के बाद चेंज कर देंगी, ताकि एक्सटर्नल सर्किट में करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, हमें डायरेक्ट करंट मिले, और इसे हम बुलाते हैं डीसी जनरेटर। तो ये थे कुछ तरीके जिनकी मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक